हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बीएससी बीएड आईटेप कोर्स का लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसका हम पार्ट बी का एक टॉपिक है बाय मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। इसको आज हम करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंडिया है वो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स लैंग्वेज वाला देश है, जिसमें बहुत ओवर 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अक्रॉस इट्स रीजन। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जिसमें हम दो लैंग्वेजेस की बात करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म में आता है तीन या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, जो कि सिर्फ हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेजेस जो डेली लाइफ में काम आती हैं, गवर्नेंस में यानी एजुकेशन में, ठीक है। जो ये फिनोमिना था वो क्या करता है, वो हमें बताता है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो ब्रिज की तरह काम करती हैं हमारे अलग अलग कम्युनिटीज़ में। हमें अगर कोई बात करनी हो तो लैंग्वेज क्या है, एक ब्रिज की तरह वो काम करेगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश हमारी एज ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई हैं। जिसने हमारे फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उसने बढ़ावा दिया था किसको, मल्टीलिंगुअलिज्म को, दैट प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो जो लैंग्वेजेस थी इतनी सारी इंडिया में, वो कैसे इन्फ्लुएंस हुई थी कि इन्वेजन हुए थे, लोगों ने माइग्रेशन माइग्रेट हुए थे, ठीक है, ट्रेड के थ्रू लैंग्वेजेस एक्सचेंज हुई। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो संस्कृत को देखा जाता था एज अ लिंगुआ फ्रैंका। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि एक ऐसी भाषा जो दो अलग अलग भाषाएं बोलने ये एज अ कॉमन लैंग्वेज सर्व करती थी। वही लिंगुआ फ्रैंका का मतलब यही हुआ कि ऐसी भाषा जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग आपस में बात करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है लिंगुआ फ्रैंका का ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे जो रीजनल लैंग्वेजेज है, जो तमिल है वो खुद इवॉल्व हुई थी इंडिपेंडेंटली कॉलोनियल रूल के अंडर। अब जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करी थी, इंग्लिश इंट्रोड्यूस करा था, जो एक टूल बन गई थी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, जिसने बाइलिंगुअलिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, यानी कि 1947 के बाद में जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने फॉर्मल रिकॉग्निशन दी थी मेजर लैंग्वेजेस को, जिसने बहुत सारी पॉलिसीज दी थी जो बैलेंस करती है हमारी नेशनल यूनिटी को, इंटीग्रेशन को विद लिंग्विस्टिक राइट्स। जैसे कि इवेंट्स लाइक एंटी हिंदी एजिटेशन 1960s में वो था, जिसने हाईलाइट किया था टेंशंस रिजल्टिंग इन 3 लैंग्वेज फार्मूला इन एजुकेशन टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म कॉम्पिटेंस। मतलब कि जो एजिटेशन का मतलब होता है कि किसी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, जिसने कोई आंदोलन के रेफरेंस में भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस आंदोलन में काइंड ऑफ क्या हुआ था कि उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रमोट करा था एजुकेशन में। अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिया क्या करता है, वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जिसने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज़ करा है, जिसमें जो हिंदी है वो 41% लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज है। उसमें बंगाली, तमिल, उर्दू और बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ठीक है। हालांकि जो एक्चुअल नंबर है ना मदर टंग्स का, वो तो 19,500 से भी ज़्यादा है, अगर हम 2011 के सेंसस को देख के बताएं तो, ठीक है। बायलिंगुअलिज्म इज़ प्रेवलेंट इन बॉर्डर रीजन्स, यानी कि दो भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग वो बॉर्डर की तरफ, रीजन की तरफ होता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पर क्या बोली जाएगी, आसामीज़ बोलेंगे लोग, इंग्लिश बोलेंगे, और जो लोकल ट्राइब लैंग्वेजेस होगी वो। अगर हम कोई अर्बन एरियाज जैसे कि बड़े शहरों की बात करते हैं, जैसे मुंबई और दिल्ली की, तो उसमें क्या आ जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म आ जाता है। जैसे वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी और उनकी अलग से रीजनल टंग वो और बोलेंगे, ठीक है। जैसे हर जगह पर लाइक मार्केट्स, मीडिया एंड वर्क प्लेस, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी भाषाएं एक साथ देखने को मिल जाएंगी। द 2011 सेंसस रिवील्ड दैट 26% ऑफ इंडियंस आर बाइलिंगुअल एंड 7% आर ट्राइलिंगुअल, यानी कि 26% जो है वो दो भाषाएं बोलना जानते हैं और 7% तीन भाषाओं का प्रयोग जानते हैं। और इससे भी विद हायर रेट्स अमंग वुमेन इन सदर्न स्टेट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोल इन एजुकेशन एंड पॉलिसी।
तो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट किया गया था 1968 में, जहाँ पर इट मैंडेट्स लर्निंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी और भी कोई भाषाएं हैं उनका सीखना अनिवार्य कर दिया गया था। और जो इंग्लिश स्कूल्स थे उनको भी मल्टीलिंगुअलिज्म स्किल्स मतलब बोलने को मतलब कहा गया है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि स्कूल्स में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेजेस अब सिखाने लगे हैं, और जर्मन, फ्रेंच, पता नहीं क्या क्या है ना। तो ये पॉलिसी क्या एम करती है कि इनसे हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ एनहांस हो, एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि जॉब्स भी ज़्यादा इंक्रीज़ हों, और जो बाइलिंगुअल एजुकेशन है वो स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ में, लाइक उनकी जो मदर टंग है ना अलॉन्गसाइड हिंदी और इंग्लिश, वो ड्रॉप आउट रेट भी कम कर देती है। कि मान लो किसी को अपनी मदर टंग में ज़्यादा समझ आता है, उसकी मदर टंग हिंदी और इंग्लिश नहीं है, पर उसको अगर हम उसकी मदर टंग का भी ऑप्शन देंगे तो वो ड्रॉप आउट नहीं करेगा ना, तो इससे ड्रॉप आउट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन वेरीज, elite schools emphasize इंग्लिश, हिंदी एंड बाईलिंगुअलिज्म, बट जो रूरल एरियाज़ हैं वो क्या करते हैं, फोकस रीजनल लैंग्वेजेस पे भी करते हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020, उसने भी मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करा है बाय प्रमोटिंग मदर टंग लर्निंग अप टू ग्रेड 5, यानी कि क्लास 5th तक बच्चों को अपनी उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोसाइटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना वो बढ़ावा देता है सोशल कोहेशन यानी कि सोशल यूनिटी, यानी कि मिलजुल कर रहने को इंडिया की बहुत ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी में। ठीक है, जो कि जो लैंग्वेज मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या करती हैं, वो एक तरीके से हमें कम्युनिकेशन और कल्चरल एक्सचेंज में ही तो हेल्प करती हैं। इट बूस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस इज की इन IT, टूरिज्म एंड ग्लोबल ट्रेड, यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं जानना है वो क्या करता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है। जैसे कि अगर इंग्लिश आती होगी हमको तो ये क्या करेगा, टूरिज़्म में और ग्लोबल ट्रेड में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं उसमें क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का मिलाकर बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, और जैसा कि रिसर्च बोलते हैं जो लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोल लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा कैपेबल होते हैं और चीज़ों के साथ जल्दी ढल जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट चैलेंजेस। फर्स्ट इज़ लैंग्वेज एंगेजमेंट, यानी कि इंडिया का क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा ही वास्ट डाइवर्सिटी वाला देश है। ठीक है, जो क्या है अंडर थ्रेट, यानी कि उसकी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रही हैं। जैसे कि यूनेस्को ने 197 लैंग्वेजेस को वनरेबल और एंडेंजर्ड में ही डाल दिया था। जो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है ना और माइग्रेशन है, उससे क्या हो रहा है कि जो ओरल ट्रेडिशंस थी ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, वो बहुत ज़्यादा मतलब लैंग्वेज क्या है गायब होती जा रही हैं। ठीक है, और ये क्या इससे क्या हो रहा है, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस थी उनका लॉस हो रहा है। और जो यंगर जनरेशन आजकल की वो क्या कर रही है, डोमिनेंट भाषाएं बोल रही है, जैसे हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, पर जो अपनी लोकल लैंग्वेज होगी ना वो बोलना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंज इसका डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एंड मेजर लैंग्वेजेस। इसमें क्या होता है कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इकोनॉमिक प्रेशर क्या कर रहा है, वो हिंदी और इंग्लिश पे ही ज़्यादा मतलब ना दबाव दिया जा रहा है। जैसे कि एक ना हियार्की सी चल पड़ी है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, हायर एजुकेशन करोगे, तो उससे क्या हो रहा है, कल्चरल का इरोजन हो रहा है। और जिसने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है मदर टंग लैंग्वेज को यूज़ करना डेली लाइफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेचर ऑफ कम्युनिकेशन अगली वीडियो में परस्यू करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।